हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आशियाना आशिकी का भाग 22। जानता तो नहीं हूँ, पर इसे देखकर लगा जैसे कोई रिश्ता है इससे मेरा। इस लड़की ने एक बार मेरी मदद की थी, शायद उसी का कर्ज चुकाने के लिए आज ये हमें मिली है। आदमी ने कहा। इसके बाद दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। गाड़ी आकर हॉस्पिटल के सामने रुकी। आदमी ने जल्दी से अनामिका को गोद में उठाया और अंदर चले आए। उन्होंने स्टाफ को आवाज़ लगाई। हॉस्पिटल का स्टाफ दौड़ा आया और अनामिका को स्ट्रेचर पर लेटाकर इमरजेंसी वार्ड में ले गए। ड्राइवर बाहर गाड़ी के पास ही था। उसे डरा हुआ देखकर आदमी ने ही उसे बाहर रुकने को कहा था। आदमी अभी कॉरिडोर में खड़ा था कि तभी लड़के ने आकर कहा, आप पेशेंट के साथ हैं? जी, रिसेप्शन पर आइए, आपसे कुछ जानकारी चाहिए, लड़के ने कहा और चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे चला आया। लड़के ने एक फाइल निकाली और कहा, पेशेंट का नाम? उसका नाम मुझे नहीं पता, दरअसल वो मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। ये जानते हुए भी आप पर पुलिस केस बनता है, आप यहाँ चले आए। लड़के ने टेढ़ी नज़र से आदमी को घूरते हुए कहा, देखिए इस वक्त उसका बचना जरूरी है, आप प्लीज़ ये सब बातें बाद में कीजिए। आदमी ने सख्त होकर कहा तो लड़के ने घूरना बंद कर दिया और कहा, ठीक है, लेकिन कुछ तो डिटेल्स चाहिए ना पेशेंट के बारे में। आप पूछिए। फादर्स नेम? लड़के ने फाइल में पेशेंट के नाम को खाली छोड़ते हुए कहा। अमर प्रताप सिंह, आदमी ने कहा। एड्रेस? राजपूताना पैलेस, अजमेर, राजस्थान। लड़के ने कुछ डिटेल खुद से भरी और कहा, सर केयर ऑफ में क्या लिखूं? वो हमारी बेटी की उम्र की है, फादर लिख दीजिए। लड़के ने सारी जानकारी भरने के बाद कहा, सर आप यहाँ साइन कर दीजिए। अमर ने फाइल पर साइन करके फाइल वापस लड़के को लौटा दी। लड़के ने फाइल साइड में रखते हुए कहा, सर जैसा कि ये एक एक्सीडेंट केस है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। आई होप आपको इससे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। आप बेशक अपना काम कीजिए, अमर ने कहा और जाकर सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। अनामिका इमरजेंसी वार्ड में थी और अमर बाहर बैठे थे। हॉस्पिटल के इंचार्ज ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ ही देर बाद उस इलाके की पुलिस वहां आ पहुंची। इंचार्ज ने उन्हें केस के बारे में बताया। पेशेंट कहाँ है? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। पेशेंट अभी इमरजेंसी में है, उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, उनके होश में आने के बाद ही उनका बयान लिया जाएगा। वह गाड़ी किसकी थी? उसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? हाँ सर, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी का मालिक यही है, वही उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। इस वक्त वो कहाँ है? इंस्पेक्टर ने पूछा। वहाँ सामने कॉरिडोर में सर। थैंक यू कहकर इंस्पेक्टर कॉरिडोर की ओर बढ़ गया। अमर के सामने आकर उसने कहा, आपकी ही गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ था? जी, क्या आप मुझे डिटेल में कुछ बता सकते हैं? हम दूसरे शहर से लौट रहे थे, गाड़ी सामान स्पीड पर थी कि अचानक से वो लड़की भागते हुए गाड़ी के सामने आ गई। हम ब्रेक लगाते इससे पहले ही वो गाड़ी से टकराकर दूर जा गिरी। हमने उसे संभाला, तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अच्छी कहानी बनाई है, कहानी होती तो हम खुद से यहाँ लेकर नहीं आते। अमर ने इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा, चलो मान लिया कि आप जो कह रहे हैं सच है, लेकिन अगर विक्टिम अपने बयान में कहे कि गलती आपकी है तो आप पर केस दर्ज हो सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। उसके लिए आपके पास सबूत होना जरूरी है इंस्पेक्टर। वैसे थैंक यू, इंसानियत दिखाते हुए आपने लड़की को बचाया। आपका नाम जान सकता हूँ? हमारा नाम सुनने के बाद आप यहाँ खड़े नहीं रहेंगे। मतलब? अमर प्रताप सिंह, राजपूताना इंडस्ट्री का मालिक। अमर का नाम सुनकर इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी जबान हकलाने लगी और उसने लड़खड़ाती जबान में कहा, अमर प्रताप सिंह, अजमेर के राजपूताना पैलेस के बड़े वारिस आप ही हैं? जी हाँ, अमर ने सहजता से कहा। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि जिससे मैं सवाल कर रहा हूँ वो इतनी बड़ी शख्सियत है। माफ़ कर दीजिए सर, आज से पहले इंदौर में सिर्फ आपका नाम सुना था, देखा नहीं था, इसलिए अनजाने में भूल हो गई सर, इंस्पेक्टर ने मरे हुए स्वर में कहा। कभी किसी को उसकी बातों से छोटा मत समझो, अमर ने रौब से कहा। इंस्पेक्टर उनके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया और कहा, आप कुछ लेंगे सर? चाय, कॉफ़ी?
आप यहाँ से जा सकते हैं सर, मैं सब संभाल लूँगा, केस भी दर्ज नहीं होगा। नहीं इंस्पेक्टर, सबसे पहले लड़की के बारे में पता लगाओ। जब तक उसके घर से कोई आ नहीं जाता मैं यहीं रुकूंगा। जी सर, कहते हुए इंस्पेक्टर वहाँ से चला गया और रिसेप्शन पर आकर अनामिका के बारे में पूछताछ करने लगा। तभी कांस्टेबल आया और अपना फोन इंस्पेक्टर को दिखाते हुए कहा, सर नेशनल कॉलेज वाले इलाके के थाने से ये तस्वीर आई है। ये कोई अनामिका नाम की लड़की है जो शाम से ही लापता है। कोइंसिडेंट ये है कि ये इसी इलाके की रहने वाली है सर। हाँ, इसकी बाकी डिटेल्स मंगवाओ और ये फोटो थाने के कंप्यूटर पर मेल करके उन्हें इन्फॉर्म कर दो। रात के 2 बजे अनामिका को होश आया। उसके सर पर चोट लगी थी। हाथ पर चूड़ी चुभने से जो घाव हुआ था, वहाँ डॉक्टर ने पट्टी बांध दी थी। हल्की सी खरोंचे उसके कंधे और हाथ के बाजू में आई थी, जो कि गिरने की वजह से लग गई थी। बाकी अनामिका ठीक थी। अनामिका के होश में आते ही डॉक्टर ने बाहर आकर इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर पेशेंट को होश आ गया है, आप अपना बयान ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, कहकर इंस्पेक्टर कांस्टेबल के साथ अनामिका की ओर चला गया। अंदर आकर वह साइड में रखी कुर्सी पर बैठा और अनामिका से कहा, आप ठीक हैं? जी सर। आपका नाम? इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से लिखने को कहा। अनामिका राजपूत। अनामिका जी, क्या आप बताएंगे ये हादसा आपके साथ कैसे हुआ? हमारा किडनैप हुआ था सर। व्हाट? किसने किया? आप शुरू से बताइए क्या हुआ था। हम अपना पेपर देने नेशनल कॉलेज गए थे। जब वापस आए तो आकाश जी को ढूंढने निकल गए। तभी किसी ने हमारे मुंह पर कुछ रखा और हम बेहोश हो गए। होश में आए तब तक हम एक अंधेरी जगह पर थे, जहाँ कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ आ रही थी। हम किसी तरह वहाँ से निकले तो वो लोग हमारे पीछे चले आए। भागते भागते हम सड़क पर आए, लेकिन तभी सामने से आती गाड़ी से टकरा गए। उसके बाद हमें कुछ याद नहीं। आपने उन लोगों का चेहरा देखा था? उन्हें जानते हैं आप? नहीं सर, अंधेरी की वजह से हम उनका चेहरा नहीं देख पाए थे। आप किसी आकाश के बारे में बता रही थी, कौन है वो? हमारे दोस्त के भाई हैं, हम उन्हीं के घर पर रहते हैं। आपको किसी पर शक है? नहीं सर, हमारा तो कभी किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ है, पर कुछ दिनों से हमें कुछ पेपर मिल रहे हैं। कैसे पेपर? सर पता नहीं कौन है वो, लेकिन वो हमें चिट्ठी भेज रहा है। और अनामिका ने उसके बाद तीनों हादसों के बारे में इंस्पेक्टर को बता दिया। आप बिल्कुल मत घबराइए, वो आखिरी चिट्ठी कहाँ है? मुझे मिल सकती है, शायद उससे कुछ क्लू मिले। वो तो मेरे बैग में है सर। कहाँ है आपका बैग? सर वो वहीं गिर गया था जहाँ हम बेहोश हुए थे। वो हम ढूंढ लेंगे। थैंक्स फॉर कोऑपरेट। आप आराम कीजिए, कहकर इंस्पेक्टर बाहर निकल गया। बाहर आकर वह सीधा अमर के पास आया और कहा, आई एम सॉरी सर, विक्टिम ने आपके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। आपको असुविधा हुई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इट्स ओके इंस्पेक्टर, क्या हम एक बार उनसे मिल सकते हैं? जी सर, वो वहाँ है रूम नंबर 201 में, इंस्पेक्टर ने कहा और कांस्टेबल के साथ वहाँ से निकल गया। अमर अनामिका के कमरे में आया। अनामिका के सामने आकर उसने धीरे से कहा, अब कैसी हैं आप? अनामिका ने अमर की तरफ देखा तो हैरान रह गई। सामने खड़े शख्स से वह पहले मिल चुकी थी। अनामिका उन्हें देखकर उठकर बैठने लगी तो अमर ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, लेटे रहो, हम यहाँ सिर्फ आपको देखने आए हैं। दरअसल हमारी ही गाड़ी थी जिसके सामने आप आई थी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है सर। हमारे पीछे कुछ लोग पड़े थे और उन्हीं से बचने के लिए हम भाग रहे थे। घबराइए मत, हमारी इंस्पेक्टर से बात हो गई है, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सर, आपने हमारी मदद की। अमर अनामिका के पास आए और उसके सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, आपको देखकर लगा जैसे हमारी बेटी हमारे सामने है। बहुत रात हो गई है, हमें चलना चाहिए। इंस्पेक्टर ने आपके घर वालों को फ़ोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। जी, अनामिका ने कहा और अमर कमरे से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर को अनामिका की जानकारी मिल चुकी थी और उन्होंने राकेश को फ़ोन भी कर दिया था। राकेश, आकाश और राधा तीनों तुरंत हॉस्पिटल चले आए। सीढ़ियों से उतरते हुए अमर जब बाहर जा रहा था, उसी वक्त राधा राकेश और आकाश के साथ अंदर आ रही थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। अंदर आकर राकेश ने अनामिका के बारे में पूछा और उसके कमरे की ओर बढ़ गए। पुलिस को वहां देखकर राधा को शक हुआ, तो उसने इंस्पेक्टर से पूछा। इंस्पेक्टर ने राधा को सारी बातें बता दी।
बाहर गाड़ी के पास आकर अमर को याद आया, वो अपनी चाबी अंदर काउंटर पर ही भूल आए हैं। अमर जैसे ही रिसेप्शन पर आया, इंस्पेक्टर ने राधा से कहा, यही है जो अनामिका को हॉस्पिटल लेकर आए थे, मिस्टर अमर प्रताप सिंह। राधा ने जैसे अमर को अपने सामने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राधा को अपने सामने देखकर अमर भी एक पल को हैरान रह गया और कहा, अनामिका। अमर आगे बोलता, इससे पहले ही राधा बोल पड़ी, अनामिका मेरी बेटी है। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ नजर आ रही थी। अमर ने कुछ नहीं कहा और काउंटर से चाबी लेकर चला गया। राधा उसके पीछे पीछे आई और कहा, अमर। अमर पलटा तो राधा ने कहा, थैंक यू कहकर अमर वहां से चला गया। राधा अनामिका के पास आई। उसके सर और हाथ पर पट्टी बंधी देखकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। वह उसके पास आई और उसके गले लगकर रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। अरे आंटी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? हम ठीक हैं, देखिए। हाँ बेटा, पर ये सब हुआ कैसे? राकेश ने पूछा तो अनामिका ने सारी बातें उन्हें बता दी। आकाश को सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, वो जो भी है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आकाश, शांत हो जाओ। अनामिका भी ठीक है, पर उसे खतरा है। आज के बाद इसे अकेले कहीं नहीं जाने देना। मैं जरा इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ, कहकर राकेश कमरे से बाहर निकल गए। आकाश आकर अनामिका के बगल में बैठ गया और कहा, मुझे माफ़ कर दो अनामिका, मेरी वजह से ये सब हो गया। आकाश जी, हम ठीक हैं, बस भूख लगी है बहुत ज़ोरों से, अनामिका ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। तो आकाश हंसने लगा और कहा, ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। 4 प्लेट, अनामिका ने कहा। इतनी भूख लगी है क्या? नहीं, हम तो 1 प्लेट ही खाएंगे, बाकी 3 आप लोगों के लिए। हम जानते हैं आप लोगों ने भी खाना नहीं खाया होगा। हाँ ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, आकाश ने कहा और बाहर चला गया। आकाश के जाते ही राधा ने अनामिका का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, अनामिका, क्या तुम जानती हो ये सब कौन कर रहा है? नहीं आंटी, जिस दिन वो पार्सल मिला था उसके बाद से ही हमें वो चिट्ठियाँ मिल रही हैं। किसी से कोई झगड़ा हुआ है? कॉलेज या घर के बाहर? राधा ने पूछा। नहीं आंटी, कॉलेज में सब अच्छे दोस्त हैं हमारे। हाँ, कुछ दिन पहले मोना से थोड़ा झड़प हुई थी हमारी। तो क्या मोना ये सब? हमें नहीं लगता आंटी वो ऐसा कुछ करेगी। हमारी वजह से आप सब लोगों को परेशानी हो रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। अनामिका कहते कहते उदास हो गई। कैसी बात कर रही हो तुम? मेरी जिंदगी हो अनामिका। जिसने भी ये किया है वो ज़्यादा दिन छुपकर नहीं रह सकता, उसका पता मैं लगा कर रहूंगी, राधा ने कहा। तो अनामिका ने अपना सर उनके कंधे पर टिका दिया। राधा अनामिका के सर सहलाते हुए सोचने लगी, मुझे अमर पर शक था, लेकिन अमर अगर ये सब किया होता तो वह अनामिका को यहाँ लेकर नहीं आता। फिर कौन हो सकता है जो अनामिका को नुकसान पहुँचाने का सोच सकता है? मुझे पता लगाना ही होगा। कुछ देर बाद आकाश खाना ले आया। राकेश भी रूम में चले आए। राधा ने 4 प्लेटों में खाना लगाया और अनामिका को अपने हाथ से खिलाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, अनामिका ने उनका हाथ उनकी ओर बढ़ाकर कहा, पहले आप खाइए, शाम से कुछ नहीं खाया होगा ना आपने? अनामिका ने दूसरा तोड़ा और राकेश की ओर बढ़ाया तो उन्होंने कहा, मैंने आज तक तुम्हारे जितनी पागल लड़की नहीं देखी है। ऐसी हालत में भी तुम हम लोगों के बारे में सोच रही हो। अंकल जी, आप लोगों की वजह से ही तो हम सुरक्षित हैं ना। अब खाइए जल्दी। खाना खाने के बाद अनामिका ने कहा, आंटी आप और अंकल जी अभी घर जाइए। नहीं बेटा, तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर हम लोग कैसे जा सकते हैं? हमारे पास आकाश जी है ना। आप रात भर यहाँ परेशान हो ये हम नहीं चाहते। और सुनिए, अवनी से बात करवा दीजिएगा हमारी। राधा के बार बार कहने के बाद भी अनामिका ने उन्हें वहां रुकने नहीं दिया और घर भेज दिया। आकाश वहीं सोफे पर बैठ गया और कहा, सो मिस अनामिका जी, क्या सुनना पसंद करेंगी आप? अभी तक आपने हमें अपनी और उनकी प्रेम कहानी सुनाई, चलो सुना देता हूँ, फिर तुम भी क्या याद रखोगी? आकाश ने कहा, ताकि वह अनामिका को दूसरी बातों में उलझा सके और वह अपने साथ हुए हादसे के बारे में ना सोच सके। राधा और राकेश घर पहुंचे। अवनी तब तक सो चुकी थी। उसे सुबह बताने का सोचकर वे दोनों भी अपने कमरे में चले आए।
राकेश को थकान की वजह से नींद आ गई, लेकिन राधा रात भर जागती रही। उधर दिल्ली में बुरा सपना देखने की वजह से आदित्य जोर से अनामिका का नाम चिल्लाते हुए उठा। दूसरी कमरे से सोमित और तनु भाग कर आए। सर्दी में भी आदित्य के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठी। तनु ने उसे पानी पिलाया और कहा, क्या हुआ आदित्य, कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? हाँ दी, लेकिन मन बहुत बेचैन है अनामिका को लेकर। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में है। तुम टेंशन मत लो आदित्य, सपने की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। नहीं जीजू, आज से पहले इतना बुरा सपना मैंने कभी नहीं देखा। मैं अनामिका से बात करके आता हूँ, आदित्य ने उठते हुए कहा तो तनु ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाते हुए कहा, आदित्य रात के 2 बज रहे हैं, इस वक्त फोन करोगे तो वह परेशान होगी, सुबह कर लेना। आदित्य ने घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 बजा रही थी। उसने तनु से कहा, ठीक है दी, आप जाकर सो जाइए। सोमित और तनु के जाने के बाद आदित्य लेट गया। जहन में बार बार अनामिका का ख्याल आ रहा था। उधर अनामिका आकाश की कहानी सुनते सुनते सो गई। आकाश उठा, उसने अनामिका को कंबल ओढ़ाई और खुद जाकर उसकी ड्रिप का ध्यान रखने लगा। सुबह होते होते वह भी सोफे पर ही सो गया। आदित्य सारी रात सो नहीं पाया, बस सुबह का इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ पल के लिए उसकी भी आंखें बंद हो गईं। तनु उसके कमरे में चाय लेकर आई तो आदित्य को प्यार से उठाते हुए कहा, आदित्य क्लास नहीं जाना आज? देखो सुबह हो गई है। आदित्य एकदम से उठ बैठा और अपना फ़ोन ढूंढने लगा, लेकिन जैसे ही उसे फ़ोन मिला उसने देखा वो बंद है। आदित्य को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो इतना लापरवाह क्यों है। उसे परेशान देखकर तनु ने कहा, आदित्य रिलैक्स, लाओ मुझे दो, मैं इसे चार्जिंग पर लगा देती हूँ, तब तक तुम चाय पियो। आदित्य के हाथ में चाय पकड़ाकर तनु ने उसका फ़ोन चार्जिंग पॉइंट पर लगा दिया। आदित्य ने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और फ़ोन ऑन करके घर पर फ़ोन किया। रिंग जाती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आदित्य ने अवनी के फ़ोन पर ट्राई किया, लेकिन वो भी बंद था। आदित्य ने आकाश का फ़ोन लगाया, लेकिन साइलेंट होने की वजह से आकाश भी उसकी कॉल अटेंड नहीं कर पाया। गुस्से में आदित्य ने टेबल पर फ़ोन पटक दिया और आकर बेड पर बैठ गया। उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने अनामिका का नंबर क्यों नहीं लिया है, ना ही कोई उसका फ़ोन उठा रहा। आदित्य कुछ देर बैठा रहा और वापस टेबल के पास आया। उसने फ़ोन उठाकर देखा, जिसकी स्क्रीन टूट चुकी थी, पर वह काम कर रहा था। आदित्य ने एक बार फिर घर का नंबर डायल किया। इस बार 2 रिंग में ही फ़ोन उठा लिया तो आदित्य ने कहा, कहाँ है साहब, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा कोई? आदित्य बाबा, हम बोल रहे हैं रघु। फ़ोन रघु ने उठाया था। अरे रघु, घर वाले कहाँ हैं? बाबा, घर के सब लोग तो अस्पताल गए हैं। अस्पताल? लेकिन क्यों, सब ठीक तो है ना? आदित्य बाबा, वो कल रात अनामिका दीदी का एक्सीडेंट हो गया था ना, इसलिए वो अस्पताल में भर्ती हैं। माँ जी बता रही थी कि बहुत चोट आई है उनको। हेलो आदित्य बाबा, हेलो हेलो आदित्य बाबा, सुन रहे हैं ना आप? अनामिका के एक्सीडेंट की बात सुनकर आदित्य के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे जा गिरा और उसकी बची कुची स्क्रीन भी टूट गई। फ़ोन बंद हो चुका था। आदित्य ने जल्दी से अपना पर्स और जैकेट उठाया और कमरे से बाहर निकला। तनु और सुमित हॉल में ही बैठे थे। उन्होंने जब आदित्य को इस हालत में देखा तो उसके पास आकर कहा, क्या बात है आदित्य, इतने परेशान क्यों हो और ऐसे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मुझे अभी इंदौर के लिए निकलना है जीजू। लेकिन आज तो तुम्हारी क्लास है ना आदित्य? मेरा वहाँ जाना क्लास से भी ज़्यादा ज़रूरी है। आदित्य, तुम ये क्या कर रहे हो? वैसे भी 1 हफ्ता रह गया है तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में। ऐसे जाओगे तो तुम्हें नुकसान होगा। होता है तो हो जाए नुकसान, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अनामिका वह हॉस्पिटल में है, पता नहीं कैसी होगी, किस हाल में होगी। मुझे मत रोकिए दी प्लीज़। गुस्से में चिल्ला पड़ा आदित्य। आदित्य का गुस्सा देखकर तनु सहम गई तो जीजू ने तनु का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, इसे जाने दो, अभी ये किसी की नहीं सुनेगा, क्योंकि बात अनामिका की है। ध्यान से जाना, तनु ने कहा तो आदित्य वहां से चला गया। आदित्य जल्दी से घर से निकला। जीजू भी उसके पीछे पीछे आए और कहा, मैं छोड़ देता हूँ। आदित्य उनके साथ गाड़ी में बैठा। आदित्य को परेशान देखकर जीजू ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी अनामिका को कुछ नहीं होगा आदित्य।
आदित्य ने सर सीट से लगा दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि वो इतने दर्द में हैं। जीजू ने गाड़ी स्टेशन के बजाय एयरपोर्ट की ओर मोड़ दी। जैसे ही गाड़ी एयरपोर्ट पहुंची, आदित्य ने कहा, जीजू यहाँ ट्रेन से जाते तो टाइम ज़्यादा लगता, प्लेन से जल्दी पहुंचोगे। दोनों अंदर आए। सुमित आदित्य को वेटिंग एरिया में छोड़कर खुद टिकट कंफर्म करने चला गया। तत्काल में उसने आदित्य के लिए टिकट ली, जिसके उन्हें दुगनी रकम देनी पड़ी। लेकिन आदित्य के लिए उन्होंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और वापस आए। टिकट आदित्य को दी। फ्लाइट आधे घंटे बाद की थी। जीजू आदित्य के लिए कुछ खाने को ले आए। मुश्किल से उन्होंने आदित्य को सैंडविच खिलाया और कॉफ़ी पिलाई। फ्लाइट का वक्त हो चुका था। आदित्य जैसे ही जाने लगा, जीजू भागकर उसके पास आए और अपना फ़ोन उसे देकर कहा, तुमने तो अपना फ़ोन तोड़ दिया होगा गुस्से में, ये रखो, काम आएगा। और सुनो, वहाँ पहुँचते ही कॉल करना। अनामिका को कुछ नहीं होगा, उसके पास इतना प्यार करने वाला बंदा जो है। ख्याल रखना अपना, क्लास के लिए मैं बात कर लूँगा। कहकर जीजू ने अपना फ़ोन आदित्य की जेब में रखा और जाने लगे। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वहाँ उनके पास पीछे आया और उन्हें अपनी तरफ करके उनके गले लगते हुए कहा, आई एम सो सॉरी जीजू, मैं डर गया था। मैंने आप पर और दी पर गुस्सा किया। इट्स ओके सड़ू, अब जल्दी जाओ, फ्लाइट निकल जाएगी। जीजू ने कहा तो आदित्य वहाँ से चला गया। प्लेन में आकर वह अपनी सीट पर बैठा। उसके दिमाग में बस अनामिका चल रही थी। उधर अनामिका हॉस्पिटल में सबके साथ थी। अपनी तो उसका हाथ तक छोड़ने को तैयार नहीं थी। राकेश ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ देर में अनामिका को डिस्चार्ज कर देंगे। राकेश डिस्चार्ज के पेपर बनवाने चले गए। आकाश भी बाहर निकल गया। राधा अनामिका के लिए फल काटने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। सामने हाथ में बुके लिए मोना खड़ी थी। अवनी ने जब उसे देखा तो उसका खून खौल गया। वह जैसे उठने को हुई, अनामिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे कुछ न कहने का इशारा किया। अवनी अंदर ही अंदर अपना गुस्सा निगल गई। मोना अनामिका के पास आई और बुके उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ओह बहुत बुरा हुआ ना तुम्हारे साथ, सो सैड। अनामिका ने बुके लेकर साइड में रख दिया और कहा, तुम्हें मेरे लिए परेशान या सैड होने की ज़रूरत नहीं है मोना। ओह आई सी, तुम्हारे लिए परेशान होने वाले ऑलरेडी बहुत लोग हैं यहाँ। ये बहुत लोग हमारे अपने हैं। देखते हैं कब तक साथ देते हैं तुम्हारे ये अपने, मोना ने कहा और वहाँ से चली गई। जाते जाते वह अनामिका को धमकी देकर गई। यह चेतावनी ये तो बस मोना ही जानती थी। आदित्य दिल्ली से निकल चुका था। अनामिका से बढ़कर उसके लिए इस वक्त कुछ नहीं था। ये एहसास उसे अब हो रहा था। 2 घंटे बाद आदित्य इंदौर पहुंचा। उसने कैब की और आकाश को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद था। तभी आदित्य का फ़ोन बजा। तनु का फ़ोन था। आदित्य ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ सोमे जीजू थे। उन्होंने आदित्य के सही सलामत इंदौर पहुंचने की बात पूछी और बताया कि अनामिका भी ठीक है। आदित्य ने उनसे हॉस्पिटल का नाम पूछा और कैब वाले से हॉस्पिटल चलने को कहा। जैसे ही कैब हॉस्पिटल के सामने पहुंची, आदित्य बिना समय गवाए उतर कर जाने लगा तो कैब वाले ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे सर मेरे पैसे। आदित्य वापस आया और पैसे देकर कहा, सॉरी यार, जल्दी में हूँ। सर ये बाकी पैसे। ड्राइवर ने जैसे ही कहा, आदित्य वहां से जा चुका था। दौड़कर वह अंदर आया और रिसेप्शन पर अनामिका के रूम नंबर के बारे में पूछा। आदित्य का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं अनामिका को इस हालत में वो देख पाएगा भी या नहीं। आदित्य कमरे के सामने आया और धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसे देखते ही राधा और अवनी हैरान हो गई, उनके साथ साथ अनामिका भी। आदित्य तुम यहाँ कैसे? तुम ठीक तो हो ना? राधा ने उसके पास आकर कहा, मैं ठीक हूँ माँ। राधा फ़ोन आने की वजह से बाहर निकल गई। आदित्य अनामिका के पास आया। आदित्य को अपने सामने देखकर अनामिका खुश भी थी, लेकिन हैरान भी थी कि वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। आदित्य सब भूल गया। उसे बस अपने सामने अनामिका दिखाई दे रही थी। पूरे 26 दिनों के बाद देख रहा था वो उसे। उस पर ऐसी हालत में उसका दिल किया अभी आगे बढ़कर अनामिका को गले लगा ले, लेकिन रोक लिया खुद को। आदित्य को खामोश देखकर अनामिका ने कहा, आप यहाँ? वो सब छोड़ो, तुम ठीक हो ना?
हाँ हम ठीक हैं, पर इस तरह चले आए, ये सब कैसे हुआ? आदित्य ने पूछा। भाई वो अवनी ने कहना चाहा तो अनामिका ने उसे रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि सच्चाई जानकर आदित्य अपनी पढ़ाई से ध्यान भटकाए और परेशान हो। क्या अवनी तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं आदित्य जी, अवनी तो बस ऐसे ही कहती हो। अनामिका ने अवनी को घूरा। नहीं अनामिका, बहुत हो गया। भाई को सच का पता चलना बहुत जरूरी है कि उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे साथ क्या किया है। मोना ने कुछ किया? आदित्य ने हैरानी और गुस्से में मिले जुले भावों के साथ कहा। अवनी प्लीज। अनामिका ने उसे रोकने की कोशिश की। तभी आदित्य बोल पड़ा। अनामिका स्टॉप दिस नॉनसेंस। मुझे सुनने दो, अवनी क्या कहना चाहती है। हाँ बोलो, क्या किया मोना ने? अवनी ने आदित्य को मोना के घर आकर राधा से बदतमीजी करने से लेकर अनामिका और उसके झगड़े के बारे में सब बता दिया। अनामिका के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद मोना का उसे धमकी देकर जाना, सब बता दिया। जब आदित्य ने ये सुना तो गुस्से से भर उठा। उसने एक नज़र अनामिका की ओर देखा जो खामोशी से नजरें झुकाकर बैठी थी। आदित्य कमरे से बाहर निकल गया। बाहर कॉरिडोर में उसे शुभ मिल गया। आदित्य को अचानक वहां देखकर वह भी हैरान था। उसने उसके पास आकर कहा, भाई तू कब आया? अनामिका से मिला? अपनी बाइक की चाबी दे, आदित्य ने गुस्से से कहा। हाँ ये ले, पर हुआ क्या है? बाद में मिलता हूँ, कहते हुए आदित्य वहां से चला गया। आदित्य को जाते हुए देखकर शुभ अनामिका के पास आया और कहा, ये आदित्य यहाँ क्या कर रहा है? और अनामिका, ये सब कब हुआ? मैं तो आज सुबह घर आया था, तब पता चला। और बाकी लोग कहाँ हैं? शुभ ने आते ही सवालों का ढेर लगा दिया। अवनी उसके पास आई और कहा, अनामिका अब ठीक है, थैंक गॉड उसे ज्यादा चोट नहीं आई। अवनी वो तो ठीक है, पर आदित्य इतने गुस्से में क्यों था? शुभ ने अनामिका के पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। शुभ भाई, वो अवनी की वजह से इसने आदित्य जी को सब बता दिया। क्या बता दिया? शुभ अब भी असमझ की स्थिति में था। शुभ भैया, इन सब के पीछे मोना का हाथ है। कुछ देर पहले ही वो अनामिका को धमकी भी देकर गई है। बताओ मैंने गलत किया भाई को ये सब बताकर? बहुत अच्छा किया आपने। उस मोना की तो मैं, आदित्य को उसकी गंदी नियत का पता होना जरूरी है। अनामिका के साथ उसने जो किया है वो सही नहीं है। ओ रियली, तुम्हें अब भी उस मोना की फिक्र हो रही है? नहीं अपनी, हमें मोना की परवाह नहीं है, बल्कि हमें आदित्य जी की परवाह है। जिस तरह गुस्से में वो गए हैं, उनका दिल्ली से बिना बताए यहाँ चले आना हमें डरा रहा है। शुभ उसके पास आया और कहा, अनामिका वो तुम्हारे लिए यहाँ आया है और तुम बिल्कुल परेशान मत हो। आदित्य को कुछ नहीं होगा। हाँ मोना को जरूर सबक मिल जाएगा आज, कहते उसने अवनी को हाई फाइव दिया। अनामिका मन ही मन आदित्य के लिए परेशान हो रही थी। शुभ और अवनी उसे हंसाने की कोशिश करने लगे। उधर आदित्य गुस्से में बाहर आया, बाइक स्टार्ट करके तेजी से वहां से निकल गया। अंदर ही अंदर वह गुस्से की आग में जल रहा था। आदित्य ने बाइक मोना के घर के सामने आकर रोकी और उतरकर अंदर आया। अंदर आते ही उसने नौकर से पूछा, मोना कहाँ है? सर वो ऊपर है। गुस्से में आदित्य सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगा। नीचे किचन में काम कर रही मोना की माँ ने आदित्य को देखा तो खुशी से भरकर कहा, आज तो आदित्य खुद चलकर आया है, जरूर कोई अच्छी बात होगी। आदित्य ऊपर आया। मोना आदित्य को देखते ही उसके पास आई और कहा, हे बेबी तुम कब आए? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, देखा मेरे बिना नहीं रह पाए ना तुम। सटाक से आदित्य ने एक जोरदार थप्पड़ मोना के गाल पर मारा और कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारे जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी मोना। मतलब किसी से बदला लेने के लिए तुम इतना गिर जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। गुस्से से मोना का चेहरा तमतमा उठा। उसने अपना गाल सहलाते हुए कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ हाथ उठाया है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो जान ले लेता मैं उसकी। आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने किया क्या है? मोना ने गुस्से से चिल्लाकर पूछा। अनामिका के साथ तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया मोना। आखिर क्या बिगाड़ा है उस लड़की ने तुम्हारा? क्यों उसके पीछे पड़ी हो? ओ तो उस अनामिका के लिए यहाँ आए हो? नफरत करती हूँ मैं उससे। मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे घर में हर कोई उसे प्यार करता है। आई जस्ट हेट हर। सब उससे प्यार करते हैं क्योंकि वो इस लायक है। तुम एक लड़की होकर दूसरी लड़की से नफरत कैसे कर सकती हो?
तुम्हारी वजह से आज वो हॉस्पिटल में है मोना। आदित्य ने मोना की बाह पकड़कर उसे अपनी ओर करके गुस्से में कहा, मेरी वजह से तुम होश में तो हो ना? हाँ, होश में हूँ मैं। अपनी घटिया सोच को अंजाम देने के लिए पहले तुमने उसे डराया धमकाया, जब उसमें कामयाब नहीं हुई तो उसे किडनैप करवा दिया। वो लोग कुछ भी कर सकते थे उसके साथ, यू नो दैट। डराया धमकाया और किडनैप। आर यू मैड? मैं ऐसा क्यों करूँगी? ऐसा नहीं है तो फिर जो पार्सल मैंने अनामिका के लिए भेजा था वो तुम्हारे घर कैसे? आदित्य की बात सुनकर मोना बगले झांकने लगी तो आदित्य ने उसकी दोनों बाहों को पकड़ा और कहा, जवाब दो, वो पार्सल तुम्हारे पास कैसे आया? उस दिन मैं तुम्हारे घर गई थी, लेकिन अंदर जाने से पहले ही मुझे पार्सल वाला लड़का मिला। उसने अनामिका का एड्रेस पूछा तो अनामिका के नाम से मैंने वो पार्सल ले लिया और घर ले आई, लेकिन मैंने उसे खोलकर नहीं देखा और उसके बदले तुमने अनामिका को गलत पार्सल भिजवा दिया। नो बेबी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अनामिका को कोई पार्सल नहीं भिजवाया। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने ही भेजा था और वो सब धमकी भरी चिट्ठियां भी तुम्हारी थीं, और जो घटिया हरकत उसे किडनैप करवाकर तुमने की, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। ट्रस्ट मी बेबी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, ये बात सही है कि तुम्हारा पार्सल मैं ले आई थी, पर मैंने उसे दूसरा कोई पार्सल नहीं भेजा, और मैं उसे किडनैप क्यों कर पाऊँगी? मैं 2 दिन से शहर में नहीं थी, अपनी कजिन की इंगेजमेंट में थी। तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हारी बात करवा सकती हूँ। नो मोना, तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम किस हद तक जा सकती हो। तुम्हारे साथ अब तक मैं इसलिए था क्योंकि मुझे लगता था शायद उस रात तुम्हारे साथ वो सब मोमेंट्स सच थे। मैं तुम्हें या तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, पर आज अनामिका को चोट पहुंचाकर तुमने अच्छा नहीं किया मोना। तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है? मोना ने चिल्लाकर पूछा। प्यार करता हूँ मैं उससे, और उसे कोई चोट पहुंचाए ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। ओह, तो ये बात है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? अनामिका के साथ जो हुआ वो मैंने नहीं किया, पर जिसने भी किया अच्छा किया है, वो इसी लायक है। दूसरों के प्यार पर नजर रखने वालों के साथ यही होना चाहिए।